आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कंसेप्ट में हार्दिक स्वागत है। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 200 थ्योरम्स की सीरीज कर रहे हैं, जो कि DSSB TGT PGT के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और इन 200 थ्योरम्स में शुरू की 10 क्लासेस में हमने वो सारे थ्योरम्स किए हैं जो थ्योरम्स किसी नेम से आते हैं, जैसे हमारी बोल्जानो थ्योरम हो गई, केल हैमिल्टन थ्योरम हो गई, हमारी फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ कैलकुलस हो गई, साथ के साथ हाउसडॉर्फ प्रॉपर्टी हो गई, आर्किमिडियंस प्रॉपर्टी हो गई, एग्जाम्स हो गए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग हो गई, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप थ्योरी हो गई, जो थ्योरम्स नाम से पूछी जाती है। बाद की क्लासेस में हम वो सारी थ्योरम्स कवर कर रहे हैं जो सिर्फ स्टेटमेंट के रूप में आती है और आपसे स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। ठीक है, चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की पहली थ्योरम क्या कहती है। और गाइज, हाँ, आज की हमारी सारी थ्योरम्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से है। तो आज की पहली थ्योरम है, इफ जेड इज एनी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड क्या है हमारा? कोई नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन मोड ऑफ जेड बार इक्वल टू मोड ऑफ जेड एंड आर्ग्यूमेंट जेड बार इक्वल टू माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अच्छा बताओ, किस नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं? जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ ना, तो वीडियो को पॉज करके अपने माइंड में क्वेश्चन सोचा करो कि इसका आंसर क्या है। जेड बार क्या होता है? मोड कैसे निकाला जाता है? आर्ग्यूमेंट क्या होता है? ठीक है, चलो एक बार मैं आपको फॉर्मूले रिकॉल करा देती हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आपको समझने में आसानी रहेगी। किसको बोलते हैं? जो नंबर x प्लस आई वाई की फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं? x प्लस आई वाई की फॉर्म में। ठीक है ना। जो नंबर i से पहले होता है उसको बोलते हैं हम रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। और जो नंबर i के साथ होता है उसको बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर। इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, देन योर आंसर इज a number which consists of both types of numbers, real numbers and imaginary numbers. That number is called complex number. एक नंबर जिसमें रियल नंबर्स भी होते हैं और इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं, ऐसे नंबर के कॉम्बिनेशन वाले नंबर को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अच्छा, फिर और x प्लस आई वाई को स्टैंडर्ड फॉर्म में जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। अच्छा, आपने देखा था एक जगह लिखा हुआ था जेड बार, इसको क्या बोलते हैं? जेड बार। जेड बार क्या होता है? जेड बार का मतलब होता है कि जहाँ पे प्लस का आई है वहाँ पे तो माइनस का आई कर दो आप। ठीक है ना। और जहाँ पे माइनस का आई है उसको कन्वर्ट कर दो प्लस आई में। किसमें? प्लस के आई को कन्वर्ट कर दो माइनस आई में, और माइनस के आई को किस में कन्वर्ट कर दो? प्लस आई में। तो यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, ये हो हमारा x माइनस आई वाई। प्लस का आई किस में कन्वर्ट हो गया? माइनस के आई में। तो प्लस के, तो जेड बार की वैल्यू हो गई हमारी x माइनस आई वाई। अच्छा, सेकंड थिंग थी हमारी मोड ऑफ जेड। क्या होता है मोड ऑफ जेड? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या होता है मोड जेड? क्या होता है हमारा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का क्या होगा? मोड हो जाएगा। अच्छा, ये बताओ आर्ग्यूमेंट क्या होता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है tan इनवर्स y अपॉन एक्स। किस किस को याद था ये? आर्ग्यूमेंट जेड क्या होता है? tan इनवर्स y अपॉन एक्स। क्या होता है? आर्ग्यूमेंट जेड क्या होता है हमारा? tan इनवर्स y अपॉन एक्स। समझ में आ गया? तो अब मैंने आपको बता दिया, अब आपको फॉर्मूले अच्छे समझने में अच्छे से समझ में आ जाएंगे और थ्योरम्स भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखेंगे, अगर जेड हमारा क्या है? कोई नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन जेड बार का मोड किसके इक्वल होता है? मोड जेड के। जेड बार का मोड किसके इक्वल होता है? जेड के। एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार, ध्यान से देखो यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार किसके इक्वल होता है? माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के। ठीक है, तो मोड ऑफ जेड बार इक्वल टू होता है मोड जेड के, और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार इक्वल टू होता है माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के। कोई दिक्कत? कर लेंगे। नेक्स्ट, इफ Z1 एंड Z2 आर एनी टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर Z1 और Z2 क्या है? हमारे कोई नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, देन Z1 और Z2 का मोड किसके इक्वल होता है? मोड ऑफ Z1 इज टू मोड ऑफ Z2। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई में मोड
कॉम्प्लेक्स नंबर में दोनों नंबर पर अलग अलग बट जाता है। समझ में आया? क्या होगा? मोड ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू होगा मोड ऑफ Z1 मल्टीप्लाई मोड ऑफ Z2। कोई दिक्कत? अब दूसरे देखेंगे आप, आर्ग्यूमेंट Z1 Z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2। देखो अगर आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई में है तो आर्ग्यूमेंट हमारा प्लस में डिवाइड हो जाता है। किस में हो जाता है? प्लस में डिवाइड। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो एक बार दोबारा से देखेंगे, मोड ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू होता है मोड ऑफ Z1 इज टू मोड ऑफ Z2। आर्ग्यूमेंट Z1 Z2 इक्वल टू होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ठीक है, नेक्स्ट, इफ Z1 Z2 आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हमारे Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन अगर आपका यहाँ पे किस में है? डिवाइड में। यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी डिवाइड हो गया था मोड, यहाँ पे देखो डिवाइड में भी मोड डिवाइड हुआ है। तो मोड ऑफ Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू होता है मोड ऑफ Z1 अपॉन मोड ऑफ Z2। मोड ऑफ Z1 अपॉन मोड ऑफ Z2। देखो जब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई में था तो प्लस में डिवाइड हुआ, और यहाँ पे देखेंगे आर्ग्यूमेंट Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू किसके होता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2। यानी कि जब आर्ग्यूमेंट हमारा किस में होगा? डिवाइड में, तो वो किस में डिवाइड हो जाता है? हमारा माइनस में। और जब मल्टीप्लाई में होता है तब किस में डिवाइड होता है? प्लस में डिवाइड होता है। याद रहेगा? नेक्स्ट थ्योरम, द मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस करते हैं, कैन नेवर बी लेस देन, वो कभी भी क्या नहीं हो सकता? लेस देन नहीं हो सकता, कभी भी कम नहीं हो सकता, द डिफरेंस ऑफ देयर मॉडुली। यानी कि अगर आप कंबाइन Z1 और Z2 का डिफरेंस करते हैं और उसका मॉडुलस लेते हैं, वो हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा अगर आप दोनों नंबर का अलग अलग से मॉडुलस लेते हैं। तो Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होता है? मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2। समझ में आया? एक बार और देखेंगे, इसने क्या कहा है कि अगर आप क्या करते हैं? डिफरेंस करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का और उनका मॉडुलस लेते हैं, वो कभी भी कम नहीं होता जब आप उन दोनों नंबर का अलग अलग, क्या देखो एक नंबर यहाँ पे अलग कर दिया, Z1 का मोड अलग, Z2 का मोड, इन दोनों के मोड से कभी भी कम नहीं होता। तो कम नहीं होता तो इसका मतलब क्या है? या तो ज़्यादा होता होगा या इक्वल होता होगा। तो इसको मैंने आपको क्लियर करके यहाँ पे इस स्टेटमेंट को इस तरह से बताया है कि मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 ग्रेटर होता है मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2। कोई डाउट नहीं ना? कर लेंगे। चलो नेक्स्ट, पैरेललोग्राम लो। ये मैंने आपको पहले भी करा दिया था क्योंकि स्टेटमेंट में पूछा जाता है, पर फिर भी देख लेते हैं। इफ़ Z1 एंड Z2 आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर Z1 और Z2 क्या है? हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है? एक बार देखेंगे क्या होता है। मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 2 मल्टीप्लाई मोड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई मोड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना? तो दो गुना मल्टीप्लाई में हो जाता है मोड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 स्क्वायर। नेक्स्ट थ्योरम, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2 बी रिप्रेजेंटेड बाय द प्लेन ए बाय द पॉइंट A एंड B, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए पॉइंट को आप Z1 से डिनोट कर रहे हैं और B पॉइंट को आप Z2 से डिनोट कर रहे हैं, एंड इन द अर्गेंट प्लेन, किसी प्लेन में यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन में, देन द डिस्टेंस AB, तब उनकी डिस्टेंस कितनी होगी? आपको जैसे मैं बोलूँ कि 2 और 3 के बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो आप 2 माइनस 3 करेंगे ना। इसी तरह जब आपको कॉम्प्लेक्स में डिस्टेंस करनी होती है तो क्या करते हैं? या तो आप Z2 माइनस Z1 कर दीजिए या Z1 माइनस Z2 कर दीजिए। अच्छा बताओ, क्या कभी आपको पहले से बताया जाता है 9th क्लास में कि डिस्टेंस और एरिया वॉल्यूम कभी भी किस में नहीं होती? माइनस में नहीं होती। तो क्या ये माइनस में होगी Z2 माइनस Z1? नहीं ना। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है? मोड, यानी कि डिस्टेंस हमेशा क्या रखनी है? हमें पॉजिटिव रखनी है, मोड ऑफ Z2 माइनस Z1, या फिर मोड ऑफ Z2 माइनस Z1 बोल लीजिए, क्योंकि मोड लगा हुआ है तो Z1 माइनस Z2 बोल सकते हैं, दोनों की सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी, इफ़ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2 आर रिप्रेजेंटेड बाई पॉइंट A एंड B, क्या है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपने वो किससे डिवाइड किया? किसे रिप्रेजेंट किया? Z1 को A पॉइंट से और Z2 को B पॉइंट से, ऑन द अर्गेंट प्लेन, किसी कॉम्प्लेक्स, अर्गेंट प्लेन मीन्स
कॉम्प्लेक्स प्लेन, देन द अफिक्स ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग ए बी इंटरनली। अगर आप क्या डिवाइड करने लगे, ए बी को किस तरह डिवाइड करने लगे, इंटरनली डिवाइड करने लगे, किस रेशो में, m1 रेशो m2 में, तब कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या होगा, m1z2 प्लस m2z1 अपॉन m1 प्लस m2। क्या, m1z2 प्लस m2z1 अपॉन m1 प्लस m2। देखो इस थ्योरम को मैं आपको फिगर समझाती हूँ। जैसे कि हमारा ये लाइन सेगमेंट है ए बी, इस पे ये पॉइंट z1 है, ए पॉइंट को z1 से रिप्रेजेंट किया है और बी पॉइंट को z2 से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना। और इनके बीच में कोई पॉइंट P है जो इसको डिवाइड करता है m1 रेशो m2 में, इसमें डिवाइड करता है m1 रेशो m2 में। तब आपसे पूछा जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या होगा, तब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है m1z2 प्लस m2z1 अपॉन m1 प्लस m2। कोई डाउट, m1z2 प्लस m2z1 अपॉन m1 प्लस m2। इसकी कोडलरी देखेंगे, द अफिक्स ऑफ मिडल पॉइंट, यानी कि अगर आपको मिडल पॉइंट निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर में तो वो क्या होता है, z1 प्लस z2 बाई 2। क्या, z1 प्लस z2 बाई 2 है ना। मिडल पॉइंट का तो यही होता है, जैसे हम सिंपल निकालते हैं अपने ज्योमेट्री में, वो क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है ना। तो इसके मिडल पॉइंट इसी तरह हमारे कॉम्प्लेक्स में मिडल पॉइंट होते हैं कि z1 प्लस z2 बाई 2। नेक्स्ट देखो, इफ z1 z2 z3 बी द अफिक्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। z1 z2 z3 क्या है, हमारे अफिक्सेस हैं, किसके, वर्टिसेस के, किसके, ट्रायंगल के, यानी कि ट्रायंगल के हमारे क्या है, कोऑर्डिनेट्स है या वर्टिसेस है। कौन, z1 z2 z3। देन द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, तब हमारा सेंट्रोइड क्या होगा ट्रायंगल का, तो क्या होगा वो z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। क्या होगा, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे, द इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, किससे पास हो रही है, ओरिजिन से, एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा, और कौन सा एंगल बना रही है, अल्फा, विद द रियल एक्सिस, किसके साथ, रियल एक्सिस के साथ, इज। देखेंगे अगर कोई इक्वेशन किससे पास हो रही है, ओरिजिन से, और एंगल बना रही है अल्फा, तो उसकी इक्वेशन होगी z इक्वल टू आर ई की पावर आई अल्फा। क्या होगी, तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी इक्वेशन हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर में ओरिजिन से पास हो रही है और वो क्या एंगल बनाती है, अल्फा एंगल बनाती है, तब उसका फॉर्मूला क्या होगा, तब उसकी इक्वेशन क्या होगी स्ट्रेट लाइन की, z इक्वल टू आर ई की पावर आई अल्फा। देखो इसमें आपको एग्जामिनर कैसे कंफ्यूज करता है, यहाँ पे करता है z इक्वल टू आर ई की पावर आई अल्फा, z इक्वल टू आर ई की पावर माइनस अल्फा, z इक्वल टू माइनस आर ई की पावर आई अल्फा, या z इक्वल टू 1/2 आर ई की पावर आई अल्फा। तो आपको ध्यान रखना है, सिंपल होता है z इक्वल टू आर ई की पावर आई अल्फा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे थ्योरम, द इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट z1। कोई स्ट्रेट लाइन है हमारी किस पॉइंट से पास हो रही है, z1 पॉइंट से पास हो रही है, और वो एंगल बना रही है, क्या एंगल बना रही है, अल्फा एंगल बना रही है, तब उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी। देखो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे जो हमारी लाइन है वो किससे पास हो रही थी, ओरिजिन से, और यहाँ पे लाइन किससे पास हो रही है हमारी, यहाँ पे बताओ लाइन किससे पास हो रही है, यहाँ पे जो हमारी लाइन है वो पॉइंट z1 से पास हो रही है, तब उसकी इक्वेशन होती है z इक्वल टू z1 प्लस आर ई की पावर आई अल्फा। क्या होती है, z इक्वल टू z1 प्लस आर ई की पावर आई अल्फा, जहाँ पे r क्या है हमारा, कोई भी रियल पैरामीटर है, z क्या है हमारा, कोई भी, जो जहाँ पे r हमारा क्या है, कोई भी पैरामीटर है, ठीक है, याद रहेगा। देखो जब ओरिजिन से पास हो रही है तो z इक्वल टू आर ई की पावर आई अल्फा, और जब किसी पॉइंट z1 से पास हो रही है तब होगी z इक्वल टू z1 प्लस आर ई की पावर आई अल्फा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट z1 एंड z2 इच। अगर कोई स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, z1 और z2 से, तब जो z की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, t z1 प्लस 1 माइनस टी z2। क्या होगी, z इक्वल टू टी z1 प्लस 1 माइनस टी z2, यानी कि जब कोई स्ट्रेट लाइन दो बिंदुओं से पास हो रही है, किस बिंदु से पास हो रही है, दो बिंदु से पास हो रही है, तब उसकी इक्वेशन होगी z इक्वल टू टी z1 प्लस 1 माइनस टी z2, जहाँ पे t हमारा कोई भी रियल पैरामीटर है, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम है, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन
टू द Z1, यानी कि देखो यहाँ पे Z1 और Z2 से पास हो रही थी, तो इक्वेशन है Z इक्वल टू TZ1 प्लस 1 माइनस TZ2। और जब Z1 की जगह, या फिर बोल सकते हैं आप Z2 की जगह किससे पास हो रही है, ओरिजिन से और Z1 से पास हो रही है, तब इक्वेशन होगी हमारी Z इक्वल टू TZ1। क्या होगी, Z इक्वल टू TZ1, और जहाँ पे T हमारा कोई भी रियल पैरामीटर है। ठीक है, द नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट थ्योरम इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट Z1 और Z2। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो किससे पास हो रही है, दो पॉइंट Z1 और Z2 से। देखो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों सेम है, बट क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे जो इक्वेशन है वो एक इक्वेशन की फॉर्म में है, लेकिन हम दो बिंदु से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अगर हमें कॉम्प्लेक्स में लिखनी है तो हम उसे डिटर्मिनेट की फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इक्वेशन होती है हमारी, देखो ध्यान से, Z डिटर्मिनेट ऑफ Z बार 1, Z1 बार 1, Z2 बार 1, यानी कि Z1 Z2 Z1 बार Z2 बार 1 1 1 किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। नेक्स्ट है हमारा द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द पॉइंट Z1 Z2 Z3 टू बी कोलिनियर। अगर मतलब तीन पॉइंट Z1 Z2 हमारे कोलिनियर होंगे, यानी कि वो तीनों पॉइंट कैसे होंगे, सनरेख होंगे, या फिर आप बोल सकते हैं तीनों पॉइंट एक ही बिंदु पे लाई करते हैं, जैसे ABC एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो आप कैसे प्रूफ करेंगे कॉम्प्लेक्स में, तो उसके लिए आप दिखा देंगे कि जो हमारा डिटर्मिनेट होता है Z1 बार 1, Z2 बार 1, Z3 बार 1 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। अगर आप इस डिटर्मिनेट की वैल्यू क्या दिखा देंगे, 0 दिखा देंगे, तब आप बोल सकते हैं कि Z1 Z2 Z3 तीनों कैसे पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट्स है, यानी कि तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है हमारी सर्किल की, द इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज एट ए पॉइंट हैविंग अ फिक्स Z0, यानी कि कोई सर्किल है और जिसका क्या है, हमारा सेंटर Z0 है एंड रेडियस कितनी है, R है, तब उसकी इक्वेशन होगी मोड ऑफ Z माइनस Z0 इक्वल टू R। क्या होगी, मोड ऑफ Z माइनस Z0 इक्वल टू R। नेक्स्ट है हमारा द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। हमें सर्किल की इक्वेशन निकालनी है जो 3 पॉइंट से पास हो रही है, और 3 पॉइंट कौन कौन से हमारे, Z1 Z2 Z3। कौन कौन से, Z1 Z2 Z3। देखो कैसे करेंगे इसको, देखो यहाँ पे देखो Z माइनस Z1 Z3 माइनस Z2, यानी कि Z माइनस Z1 की मल्टीप्लाई किस में है, Z3 माइनस Z2 में, और Z माइनस Z2 की मल्टीप्लाई किस में है, Z3 माइनस Z1 में। ये किसके इक्वल है, Z बार माइनस Z1 बार, Z3 बार माइनस Z2 बार, Z बार माइनस Z2 बार, Z3 बार माइनस Z1 बार। ठीक है ना, देखो ये बस आपको इधर का लर्न करना है, ओनली लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड में सिर्फ आपको क्या लगाना है, बार लगाना है, और कोई भी चेंज नहीं है। देखो कैसे करेंगे, Z माइनस Z1, फिर देखो Z3 माइनस Z2, Z माइनस Z1 Z3 माइनस Z2, Z माइनस Z2 Z3 माइनस Z1। अब देखो ये हमारी थ्योरम्स है जो हमारी BSc में आती है कॉम्प्लेक्स पर, मतलब कॉम्प्लेक्स का जो हमारा पार्ट होता है एनालिटिक फंक्शन। देखो अब देखो क्या होता है, इफ ए फंक्शन fx uxy प्लस i(v(x,y), यानी कि कोई हमारा कैसा फंक्शन है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट z इक्वल टू x प्लस आई वाई, द पार्शियल डेरिवेटिव, कौन सा डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव ux vx uy vy। अभी बताती हूँ मैं कैसे लिखते हैं इनको, ux vx uy vy शुड एग्जिस्ट, क्या करने चाहिए, एग्जिस्ट करने चाहिए, यानी कि एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है, उनकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, फंक्शन कंटिन्यूअस होने चाहिए और फंक्शन डिफरेंशिएबल होने चाहिए, एंड सेटिस्फाई द इक्वेशन। और वो इन इक्वेशन को क्या करते हो, सेटिस्फाई करते हो, क्या करते हो, सेटिस्फाई करते हो। इक्वेशन क्या है हमारी, ux इक्वल टू वी वाई, ux इक्वल टू वी वाई और uy इक्वल टू माइनस के vx। क्या, ux इक्वल टू वी वाई एंड uy इक्वल टू माइनस के vx। अच्छा, ux का मीनिंग क्या होता है हमारा, ux का मीनिंग होता है डेल u अपॉन डेल एक्स, और इसका मीनिंग हो गया डेल v अपॉन डेल वाई। ux इक्वल टू वी वाई का मीनिंग क्या है, डेल u अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल v अपॉन डेल वाई। डेल u
यू वाई का मीनिंग क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू होता है माइनस के डेल वी अपॉन डेल एक्स। समझ में आया। यू एक्स इक्वल टू वी वाई का मीनिंग हुआ डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स का मीनिंग हुआ यू वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। देखो कैसे करते हैं, यू इसका मतलब है यू का पार्शियल डिफरेंशिएबल एक्स के रेस्पेक्ट में, वी का पार्शियल डिफरेंशिएबल वाई के रेस्पेक्ट में, यू का पार्शियल डिफरेंशिएबल वाई के रेस्पेक्ट में, वी का पार्शियल डिफरेंशिएबल एक्स के रेस्पेक्ट में। और हाँ ध्यान से देखो इनको क्या बोलते हैं, इन इक्वेशन का नाम पता क्या है हमारा, इन इक्वेशन का नाम है कोची रायमान पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि क्या शर्त हुई, अगर किसी फंक्शन को मुझे क्या दिखाना है, एनालिटिक दिखाना है, क्या दिखाना है, किसी फंक्शन को एनालिटिक दिखाना है, तो वो फंक्शन क्या सेटिस्फाई करेगा, कोची रायमान पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। किसको सेटिस्फाई करेगा, कोची रायमान पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन में कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, लैग्रांजे को करेगा, हमारी बोल्जानो को करेगा, मीन वैल्यू थ्योरम को करेगा, या फिर कोची रायमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आपको लगाना है कोची रायमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और कभी कभी पूछा जाता है कि कोची रायमान इक्वेशंस क्या क्या होती है, तो वो होती है हमारी यू एक्स यू डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, एक और देखेंगे आप कि हमारी पोलर फॉर्म क्या होती है कोची रायमान इक्वेशन की। हमारी कोची रायमान इक्वेशन की पोलर फॉर्म होती है डेल यू अपॉन डेल आर। देखो वो थी हमारी, उसमें एक्स और वाई था, वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी कार्टिशियन फॉर्म में। किस फॉर्म में, कार्टिशियन फॉर्म में। देखो मैं आपको बताती हूँ, अगर कार्टिशियन फॉर्म में क्या होता है कि हमें एक्स वाई लिखा हुआ होता है, और जो हमारी पोलर फॉर्म होती है, क्या होती है, पोलर फॉर्म, उसमें हमारा क्या लिखा होता है, आर और थीटा लिखा होता है। और जो हमारी पीडल फॉर्म होती है, कौन सी फॉर्म, पीडल फॉर्म, उसमें क्या होता है, पी और आर में इक्वेशन होती है। ठीक है ना। तो इस तरह से कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि बताओ कौन सी इक्वेशन हमारी पोलर फॉर्म है, तो देख लेना जिस इक्वेशन में सिर्फ आर और थीटा दिखाए जाएंगे वो हमारी पोलर फॉर्म में होगी, जिसमें सिर्फ एक्स वाई होगी वो कार्टिशियन फॉर्म में होगी, और जो हमारी पी और आर में होगी उसको क्या बोलेंगे हम, पीडल फॉर्म। ठीक है ना, पी और आर वाली को क्या बोलते हैं, पीडल फॉर्म। तो हमारी पोलर फॉर्म क्या होती है कोची रायमान इक्वेशन की, डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1/r डेल वी अपॉन डेल थीटा। क्या, डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1/r डेल वी अपॉन डेल थीटा। या और सेकंड क्या होती है, 1/r डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू किसके होता है, माइनस डेल वी अपॉन डेल आर के। किसके होता है, डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू माइनस इक्वल टू 1/r डेल वी अपॉन डेल थीटा, 1/r डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू किसका होता है, माइनस डेल वी अपॉन डेल आर के। नेक्स्ट है हमारी इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी बी एनी एनालिटिक फंक्शन। कैसे फंक्शन है हमारे, एनालिटिक फंक्शन है ऑफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के। किसके, एनालिटिक फंक्शन किसके है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के। देन द फैमिलीज ऑफ कर्व यू इक्वल टू C1 वी इक्वल टू C2। हमारे दो फैमिली ऑफ कर्व है, कौन कौन से, u इक्वल टू C1 और v इक्वल टू C2 आर ऑर्थोगोनल ईच अदर। वो क्या होते हैं हमारे, अगर u और हमारा कोई क्या है एनालिटिक फंक्शन है u और v, और u हमारा फैमिली ऑफ कर्व है C1, यानी कि u भी कांस्टेंट है और v भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तब हमारे हम इन दोनों कर्व को कैसे बोलते हैं, ये दोनों कर्व कैसे होंगे, हमारे ऑर्थोगोनल कर्व होंगे। अच्छा बताओ ऑर्थोगोनल का मीनिंग क्या होता है, मैंने कम से कम आपको 5 से 6 बार बताया है। ऑर्थोगोनल का मीनिंग होता है परपेंडिकुलर, यानी कि अगर u और v दोनों के दोनों कैसे फंक्शन है, हमारे कांस्टेंट फंक्शन है, तब हम क्या कहते हैं कि ये दोनों के दोनों कर्व आपस में कैसे होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे, यानी कि दोनों के दोनों आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। वेयर C1 एंड C2 आर पैरामीटर्स, जहाँ पे C1 और C2 हमारे क्या है, पैरामीटर्स है। ठीक है ना। अब देखो दूसरी बात, देखो नेक्स्ट थ्योरम है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। जो हमारे रियल और इमेजिनरी पार्ट होते हैं एनालिटिक फंक्शन के, वो किसको सेटिस्फाई करते हैं, फंक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, यहाँ पे लिखेंगे सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। वो किसको सेटिस्फाई करते हैं, हमारे लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है ना। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट एनालिटिक फंक्शन के किसको सेटिस्फाई करते हैं, लाप्लास इक्वेशन को। इसमें कंफ्यूज मत हो ना, अगर किसी फंक्शन को हमें दिखाना है कि वो फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है, तो आपको दिखाना है कि वो कोची रायमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं।
और रियल और इमेजिनरी पार्ट एनालिटिक फंक्शन के किसको सेटिस्फाई करते हैं, लाप्लास इक्वेशन को। ठीक है ना। अगर पूरे फंक्शन के लिए बोलेगा तो बोलना है कोची-रायमान, और जब किसी पर्टिकुलर के लिए बोलेगा कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तब आप बोलेंगे लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप ये थ्योरम्स के नोट्स परचेज कर सकते हैं। ऑफर प्राइस सिर्फ इन नोट्स का 49 रुपीज़ है। आप क्योंकि ये सारी थ्योरम्स न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन की गई है। अगर आपको ये थ्योरम्स के नोट्स परचेज करने हैं तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी कॉस्ट सिर्फ 49 रुपीज़ है। और अगर जो DSSB TGT का न्यू सिलेबस आया उसमें 32 टॉपिक्स है। मैंने 32 टॉपिक्स के लगभग 1500 MCQ 17 या 18 बुक से लेकर बनाए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और रिलीवेंट है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखकर सारे सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करके MCQ बनाए गए। और MCQ सिर्फ MCQ की फॉर्म में नहीं, MCQ आपके ट्रू फॉल्स के फॉर्म में, स्टेटमेंट के फॉर्म्स में और फिलअप्स के फॉर्म में भी है। और साथ के साथ क्योंकि ग्रुप थ्योरी का बहुत ज़्यादा वेटेज है हमारे एग्जाम में, क्योंकि 2 यूनिट दी गई है, इसलिए ग्रुप थ्योरी की सारी डेफिनेशंस भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी इंक्लूड की है। और साथ के साथ कुछ क्वेश्चन जो नेट और JRF में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को भी मैंने अपने MCQ की PDF में क्या किया है, अटैच किया हुआ है। ठीक है, इंक्लूड किया हुआ है। अगर आपको वो नोट्स परचेज करने हैं आप वो भी कर सकते हैं। उनकी कॉस्ट सिर्फ 99 रुपीज़ है, उन्हें भी आप परचेज कर सकते हैं। और आपको पता है कि 60 डेज का फ्री बैच चल रहा है DSSB TGT मैथ का, जो कि यूट्यूब पे चल रहा है, जिसमें 11 से 12 क्लासेस हो चुकी है। और 12 की 12 क्लासेज की सारी PDF मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दी है, जो कि क्लास की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको नोट्स या MCQ की PDF नहीं परचेज करनी कोई बात नहीं, लेकिन जो क्लासेस चल रही है उनकी PDF को आप डाउनलोड कर लीजिए और अपने हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे और आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प भी करेंगे। ठीक है ना। और गाइज अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हो, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतने ही ज़्यादा लोग वीडियो को देखेंगे और ज़्यादा बच्चे भी इनसे हेल्प ले पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप जितना लाइक, शेयर कर, सब्सक्राइब करेंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच।